नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं, जहां उनका स्वागत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल द्वारा किया गया। अपने संसदीय क्षेत्र के इस दौरे में प्रधानमंत्री करीब 6,300 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही वो महिला जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मंडलीय कबीर चौरा अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करने की योजना की आधारशिला रखना शामिल है। इसके अलावा वाराणसी और बनारस स्टेशन से 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। गंगा नदी पर मालवीय पुल के समानांतर बनने वाले सिग्नेचर ब्रिज का शिलान्यास भी किया जाएगा, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो सारनाथ स्थित तिब्बती संस्थान में सोवा रिगपा आयुर्वेदिक अस्पताल का उद्घाटन भी इस दौरे का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने महिला वंदन बिल को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने हमेशा महिलाओं के विकास में बाधा डाली है और आने वाले चुनावों में महिलाएं इसका जवाब देंगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री करीब 14 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे, जो सुबह 8 बजे BLW से शुरू होकर लहरतारा पुलिस लाइन, लहराबीर, मैदागिन होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाएगा। इस दौरान शहर में 5 प्रमुख स्थानों बनारस रेलवे स्टेशन, पुलिस लाइन चौराहा, लहराबीर चौराहा, मैदागिन चौराहा और काशी विश्वनाथ मंदिर के पास भव्य स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं और काशीवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं, जिससे पूरे शहर में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। पवित्र भूमि पे आने से ही बाबा की नगरी का आशीर्वाद और आज उनका दर्शन करने का शुभ अवसर मिला, रुद्राभिषेक करने का शुभ अवसर मिला। मैं मानता हूँ बाबा विश्वनाथ की इस नगरी से पूरे देश को सुख, शांति और समृद्धि की कामना करता हूँ और उत्तर प्रदेश और उत्तम प्रदेश बने। यहाँ के लोगों को बाबा का आशीर्वाद ऐसे भी मिलता है और भी आगे ये आशीर्वाद मिलता रहे यहाँ के लोगों को, और उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश के रूप में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से इसके गौरवशाली इतिहास रहे हैं और भविष्य भी उत्तर प्रदेश का सुनहरा बने। पवित्र भूमि पे आने से ही बाबा की नगरी का आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के दौरान अर्थव्यवस्था के आरोप सामने आए हैं। कार्यक्रम स्थल के पास उपकार नर्सिंग कॉलेज की कई छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। लौटते समय कुछ छात्राएं सड़क पर बेहोश हो गई, जबकि कई को चक्कर और उल्टियों की शिकायत हुई। 3 छात्राओं की हालत अधिक खराब बताई गई, जिन्हें कॉलेज लाकर उपचार दिया गया। घटना के बाद नाराज छात्राओं ने सुंदरपुर लंका मार्ग पर प्रदर्शन शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि उन्हें तेज धूप में पैदल चलने के लिए मजबूर किया गया। उनका कहना था कि बस की व्यवस्था नहीं थी और पानी व अन्य सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं थी। छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन पर भी गंभीर सवाल उठाए और मौके पर जिम्मेदार अधिकारियों को बुलाने की मांग की। सूचना मिलते ही DCP काशी गौरव बंसवाल और ADM सिटी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। पुलिस ने छात्राओं को समझाकर सड़क जाम खत्म करवाया, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ और छात्राएं वापस कैंपस लौट गईं। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि इस घटना को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जोड़कर दिखाना सही नहीं है। प्रशासन के अनुसार छात्राओं की नाराजगी कॉलेज प्रबंधन से जुड़ी है और उनकी शिकायतों को सुना गया है, जिनका समाधान करने का आश्वासन दिया गया है। इस मामले पर अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है, जिससे सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जो हम लोग के टैलेंटेड है, टैलेंट को नहीं देखा जाता है। आपके जो चापलूसी करते हैं उसके हिसाब से आपको नंबर दिया जाता है, ठीक है। आपके इंटरनल काट लिया जाता है। मेरा खुद इंटरनल कटा हुआ है। अगर हम प्रिंसिपल को बोले कि मैम क्लोज बेड होता है तो करें, क्लोज बेड होता ही नहीं है। अगर मैं बोली कि मैम अगर 8 mg पर DL से महिला के ब्लड कम हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, करेंगे तो नॉर्मल है। क्या मैम ये नॉर्मल है? नॉर्मल है? बताइए, नहीं है ना। किस चीज़ से नाराजगी थी आप लोगों की? मेरी ये नाराजगी है कि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है सबको एक समान समझा जाए और यहाँ पे फाइन न लिया जाए और सबको जैसे कि सबको एक समान नंबर दिया जाए। मैम मेरा वहाँ से कोई ताल्लुकात नहीं था। मेरे मैनेजमेंट से बस हम लोगों का, सारे लोगों का ये मांग था कि हमारे मैनेजमेंट जो है थोड़ी डिसमिस है, तो उस चीज़ को सही किया जाए, हमारे स्टूडेंट्स के साथ न्याय किया जाए। बाकी हमारा वहाँ से कोई लेना देना नहीं था। अभी बातचीत हुई, आपको क्या आश्वासन दिया गया है? यस मैम, जो भी मतलब हमने अपना बात रखा है, जो भी हमारा कंप्लेंट था हमारे कॉलेज के खिलाफ, तो हमारे मैनेजमेंट ने उसको एग्री किया है कि हाँ हम इस चीज़ पे एग्री करते हैं, हमसे ये गलतियाँ हुई हैं तो हम
तो उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जन आक्रोश महिला सम्मेलन के उपलक्ष्य में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। नारी शक्ति का स्वाभिमान, विपक्ष ने किया अपमान थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने महिला आरक्षण बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जा रहा है, को ऐतिहासिक कदम बताया और केंद्र सरकार की सराहना की। मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही यह संभव हो पाया है कि आज एक सामान्य परिवार से आने वाली महिला भी देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति पद तक पहुंच सकती है। उन्होंने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा परिवर्तन बताया। दयाशंकर सिंह ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा महिलाओं के अधिकारों और अवसरों में बाधा डालने का काम किया है। उन्होंने दावा किया है कि वर्तमान सरकार महिलाओं को सम्मान और समान अवसर देने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। नारी शक्ति अधिनियम 2026 के जो संशोधन प्रस्ताव था, उसको विपक्ष ने जिस तरह से गिरा करके और उत्सव मनाया, उसके खिलाफ में नारी शक्ति बलिया द्वारा आज जो है नारी शक्ति बंधन अधिनियम के उसमें सम्मेलन किया गया और जन आक्रोश यात्रा भी निकली, जो चौक में जाकर के समाप्त हुई और वहाँ पुतला दहन के बाद ये कार्यक्रम का समापन हुआ। महिलाओं द्वारा जिस तरह से विपक्ष द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा, समाजवादी पार्टी द्वारा इस अधिनियम का विरोध किया गया, महिलाओं के साथ धोखा किया गया, जो आधी आबादी की नेतृत्व करती हैं, उनको जल्द समय से पहले उनको अधिकार न मिले, इसके लिए उन लोगों ने षड्यंत्र रचा और खिलाफ में मतदान किया। इसके कारण पूरे देश की महिलाएं आज जो है आक्रोशित हैं और आज प्रदर्शन सम्मेलन के माध्यम से अपनी प्रकटीकरण कर रही हैं कि विपक्ष को जब वोट लेना होगा, जब हमारे बीच में आएंगे तो हम इनको बताएंगे कि मेरी वोट की ताकत क्या है, आधी आबादी की ताकत क्या है। 2023 में ही ये विधेयक पास हो चुका है, लेकिन 2026 के जनगणना के आधार पर होना था। माननीय मोदी जी ने चाहा कि 2029 के लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में इन लोगों को आरक्षण का अधिकार दे दिया जाए 33%। वहीं संभल में प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने गौ आश्रय स्थल और बहजोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गौशाला में मौजूद गौवंश को गुड़ और केले खिलाए, साथ ही उनकी देखभाल से जुड़ी व्यवस्थाओं को परखा। बढ़ती गर्मी को देखते हुए मंत्री ने टीन शेड पर घास फूस लगाने के सख्त निर्देश दिए ताकि पशुओं को राहत मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने चारागाह भूमि को कब्जा मुक्त कराने और वहां हरे चारे की बुआई सुनिश्चित करने के आदेश दिए। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि गौवंश के रखरखाव में किसी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद मंत्री बहजोई स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, दवा वितरण कक्ष समेत विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने सांप काटने के इलाज के लिए एंटी वेनम की उपलब्धता सुनिश्चित करने और अस्पताल में स्पष्ट सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का फीडबैक लिया और अधिकारियों को बेहतर सेवाएं देने के निर्देश भी दिए। यहाँ प्रशासनिक बैठक भी की हमने और उसके बाद गौशाला का निरीक्षण किया है। गौशाला में जब जाना हुआ और 3 सेट में गाय रह रही, वो भयंकर गर्मी है। इस टेम्परेचर में 3 में गाय रहना संभव दिखता नहीं, गर्मी में बेचैनी रहती होगी। तो हमने कहा है कि उस पर टीन पर सभी टीनों पर और फूस गलवा दिया जाए, जिससे वो टीनें गर्म ना हो और गाय अपने ठीक से रहे। ये भी एक निर्देश दिया। यहाँ भी हमने देखने के बाद में यह निर्देश दिया है कि हॉस्पिटल के गेट पे डॉक्टरों के नाम में किस किस बीमारी का इलाज हो सकता है वो सब एंटर रहेगा। पर्चा कहाँ बनता है तो पब्लिक आएगी और आए पे ही सीधे अपने उस रूम में जाएगी जब पर्चा बनता है, किस डॉक्टर को दिखाना कि क्या बीमारी है, क्या कर सीधा वहाँ गया पब्लिक भटकेगा। ये प्रयास हमारा है और दवाएं पर्याप्त मात्रा में मैं आपके माध्यम से जानकारी अगर कोई व्यक्ति आता 40,000 तक का इंजेक्शन देकर कोई और कोई घटना न हो, कोई दुर्घटना न हो, रेफर कर दिया जाता है। और यहाँ सर्प तक काटने का भी इलाज होता है। बताते हैं बदायूं तक के लोग यहाँ आते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से भी मैं जानकारी देना चाहूँगा कि हार्ट की अगर कोई समस्या है तो आकर के यहाँ इलाज करवा सकते हैं। गंभीर स्थिति में 40,000 तक का इंजेक्शन निःशुल्क यहाँ लगाया जाता है।
तो आगे रेफर कर दिया जाता है। अगर आगे की स्थिति होती है और ठीक होने की संभावना होती है तो यह इलाज भी होता है। ऐसे ही सर्प कांटे का भी इलाज यहाँ होता है। बता रहे हैं कई लोग ऐसे आए हैं वहाँ इलाज हुआ है और ठीक होकर के चले गए। तो ये भी हमने कहा है कि जो भी आपके यहाँ इलाज होता है, जो डॉक्टर रहते हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से हार्ट के लोगों को जानकारी हो, सर्प काटने वालों को ऐसी जानकारी हो तो सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुँचे, जिससे वो अपना यहाँ इलाज करा सके। वहीं उन्नाव में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने खाद्य विपणन शाखा के नवीन मंडी स्थित गेहूं खरीद केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र प्रभारी से अब तक हुई खरीद, किसानों के पंजीकरण, सत्यापन और संपर्क की विस्तृत जानकारी ली। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि केंद्र पर किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और बैठने, पीने के पानी सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने जिला खाद्य विपणन अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि अधिक से अधिक किसानों से संपर्क कर उनका गेहूं खरीदा जाए ताकि उन्हें सरकार की तरफ से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके। साथ ही गेहूं खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं संतोषजनक न मिलने पर जिलाधिकारी ने केंद्र प्रभारी को फटकार लगाई और तत्काल सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी प्रकार की बिचौलिए की संलिप्तता पाई गई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए गए कि अब तक खरीदे गए गेहूं का सत्यापन कराया जाए। बढ़ती गर्मी को देखते हुए डीएम ने किसानों के लिए छाया, पानी और अन्य सुविधाओं के बेहतर इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बैरैया विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों रेलवे में एडीआरएम पद पर तैनात निर्भय नारायण सिंह की सक्रियता चर्चाओं का विषय बनी हुई है। जब भी वो अपने पैतृक गांव पहुंचते हैं तो आराम करने के बजाय क्षेत्र में जनसंपर्क कर लोगों की समस्याओं को सुनते और उनके समाधान की दिशा में प्रयास करते नजर आते हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसे अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष केवल समस्याएं गिनाने की राजनीति करता है, लेकिन उनके समाधान के लिए कोई ठोस योजना या स्पष्ट विजन प्रस्तुत नहीं करता। निर्भय नारायण सिंह ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से लगातार बैरैया विधानसभा के गांवों का दौरा कर रहे हैं ताकि जमीनी हकीकत को समझ सकें। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर क्षेत्र की 3 प्रमुख समस्याओं को चिन्हित किया, जिनमें शिक्षा का अभाव, कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था और बाढ़ व कटान की समस्या शामिल है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी के कारण विकास प्रभावित हो रहा है। वहीं स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहद सीमित है, जिससे गंभीर बीमारियों या दुर्घटनाओं में मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। इसके अलावा हर वर्ष बाढ़ और नदी कटान से हजारों लोग प्रभावित होते हैं, जिसके स्थायी समाधान की आवश्यकता है। देखिए, मैं इस बैरिया क्षेत्र में विगत 4 वर्षों से भ्रमण करके धरातल पे कहाँ पे क्या समस्याएं हैं, उस सारी समस्याओं को मैं समझने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि समस्याओं का स्थायी समाधान होना चाहिए। सिर्फ बात करने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और हमारे भ्रमण के बाद जो निष्कर्ष निकला उसमें 3 प्रमुख समस्या हमारे क्षेत्र की है, जिसमें शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव है। दूसरी समस्या है कि बीमारियां जो होती हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हमारा बैरिया क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। आकस्मिक बीमारी जिसमें ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक और ट्रॉमा सेंटर में जो केसेज आते हैं, उसके लिए यहाँ पे प्राथमिक उपचार या इनिशियल उपचार की व्यवस्था नहीं है। उसमें हमको काम करने की जरूरत है। और तीसरा जो प्रमुख समस्या बाढ़ और कटान से हर साल हजारों लोग प्रभावित होते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जन आक्रोश महिला सम्मेलन के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। नारी शक्ति का स्वाभिमान, विपक्ष ने किया अपमान के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने महिला आरक्षण बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जा रहा है, को ऐतिहासिक कदम बताते हुए केंद्र सरकार की जमकर सराहना की। मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह संभव हो पाया है कि आज एक सामान्य परिवार से आने वाली महिला भी देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति पद तक पहुंच सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को इस तरह का सम्मान और अवसर अन्य किसी राजनीतिक दल में संभव नहीं हो पा रहा। दयाशंकर सिंह ने अपने संबोधन में महिलाओं के सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि वर्तमान सरकार महिलाओं को अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। जी, आज महिला जन आक्रोश सम्मेलन था। जिस तरह से अभी ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, उसमें जो डिलिमिटेशन का संशोधन का बिल पास कराना था, उसके में जो इंडी गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी है और आपका सपा पार्टी है, तमाम लोग जो हैं उन्होंने रोकने का कार्य किया है।
उसके लिए महिलाओं में बहुत आक्रोश भरा हुआ है। क्या सपा पार्टी की सिर्फ डिम्पल यादव जी को ही है कि वो संसद भवन में बैठ सकती हैं, या कांग्रेस पार्टी की जो परिवारवाद की पार्टी है, प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी ही पार्लियामेंट में और विधानसभा में बैठेंगी, और आम महिलाएं जो हैं, जो घर से बाहर निकलकर समाज के लिए काम कर रही हैं ताकि और अच्छा बेहतर वो कार्य कर सके, वो उनको जाने का अधिकार नहीं है, उनकी भूमिका नीति निर्धारण में नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गलत है। आज दशकों से कांग्रेस पार्टी राज कर रही है और आधी आबादी की हर मंच से बात होती है, मगर आधी आबादी को रोकने का हर प्रयास विपक्ष करता है। जी आज महिला जन आक्रोश सम्मेलन था। जिस तरह से अभी ये जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, उसमें जो डिलिमिटेशन का संशोधन का बिल पास कराना था, उसके में जो इंडी गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी है और आपका सपा पार्टी है, तमाम लोग जो हैं उन्होंने रोकने का कार्य किया है। उसके लिए महिलाओं में बहुत आक्रोश भरा हुआ है। क्या सपा पार्टी की सिर्फ डिम्पल यादव। वहीं बलरामपुर में सिंचाई विभाग के दफ्तर में जूनियर इंजीनियर अरुण कुमार से मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के विरोध में इंजीनियरों ने कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि 24 अप्रैल को विभागीय बैठक के दौरान कुछ दबंग दफ्तर में घुस आए। उन्होंने पहले सीसीटीवी कैमरों के तार काटे और फिर जूनियर इंजीनियर के साथ मारपीट की। इस घटना के बाद से विभागीय कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। इंजीनियरों का कहना है कि घटना के 72 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसी को लेकर इंजीनियर संघ ने चेतावनी दी है कि जब तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन के चलते सिंचाई विभाग का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है, जिससे क्षेत्रीय परियोजनाओं और दैनिक कार्यों पर असर पड़ने लगा है। 24 तारीख को लगभग 1:15 दिन के हम और हमारे सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता और एक अन्य सहायक अभियंता घनश्याम पांडे, चारों लोग बैठ करके अधिशासी अभियंता कक्ष में परियोजना संबंधित कार्यों को लेकर कैसे करना है, क्या करना है, ड्राइंग को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। तभी अचानक सुनियोजित तरीके से राजेश कुमार, पदनाम उनका प्रारूपकार है, विकास माथुर, अनिल कुमार मिश्रा, शैलेंद्र बहादुर सिंह, अन्य खंड के लोग हैं। ये लोग पहले सर्वप्रथम कमरे में एंट्री करते ही सीसीटीवी कैमरे का पहले कनेक्शन काटा जाता है। तत्पश्चात हमारे ऊपर हमला कर दिया जाता है। उनके द्वारा हमको मारा पीटा जाता है, भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती हैं। दिनांक 24/4/2026 को दोपहर 1:15 पर हमारा जूनियर इंजीनियर अधिशासी अभियंता कक्ष में कुछ कार्यों की चर्चा हेतु 2 सहायक अभियंताओं के साथ मौजूद था। उस समय श्री अरुण कुमार प्रारूपकार, अरुण कुमार जो राजेश कुमार प्रारूपकार हैं, वो अपने कुछ साथी जैसे विकास माथुर और अनिल कुमार मिश्रा और शैलेंद्र बहादुर सिंह तथा 6-7 साथियों के साथ आते हैं और हमारे साथी पर जानलेवा हमले का प्रयास करते हैं। बीच बचाव में सहायक अधिशासी अभियंताओं द्वारा बीच बचाव किया जाता है, जिसमें हमारे साथी को कहा जाता है कि आपने मुझे गाली दी, जिस कारण से मैं आपको मार रहा हूं, जबकि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। यह घटना बनाकर उस प्रारूपकार द्वारा तानाशाही रवैये के थ्रू अधिशासी अभियंता के कक्ष में ऐसा प्रयास किया गया। यह घटना घटित हुए इतना समय करीबन 72 घंटे से ऊपर हो रहे हैं, अभी तक ना तो प्रशासन द्वारा कुछ उचित कार्रवाई की गई है, ना उस अधिशासी अभियंता द्वारा उनके द्वारा भी कोई उचित कार्रवाई नहीं की। वहीं कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया। बताया जा रहा है कि महिला ने पहले अपने 6 और 7 साल के बच्चों को जहर दिया और इसके बाद खुद भी वही कदम उठाया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोगों में शोक का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि महिला ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना के कारणों को पता लगाने में जुटी हुई है।
हमारी बहन जहर खा ली थी सवेरे सवेरे, पता लग रहा है कि जहर खा लो हुए थे करत रहा है और हम तो पीछे काम वाम करेंगे तो भूसा उसा ले भाई कर रहा है और फिर उसके बाद इनका यहाँ जब पड़ी रहा है तो फिर लादा लूदा चले हैं अस्पताल से ना यहाँ रिफर कर दी यहाँ चले हैं। सीएससी ले गए थे, क्या हुआ था? एम्बुलेंस नहीं मिली थी आप बता रहे थे। हाँ एम्बुलेंस नहीं मिली थी और डॉक्टर साहब भी फ़ोन किया था, हम गांव से एक आदमी से फ़ोन कराया था, वो भी किया था तो वहाँ भी नहीं पहुँच पाई थी। 1 घंटा आधा घंटा देख लिया, के बाद में 1 घंटा यहाँ ससौल बिलाक पे अस्पताल है वहाँ पर हम आधा घंटा 1 घंटा रुके, वो नहीं मिल पाई है हमका ना मनते यहाँ सीधा रिफर कर दी थे। लगभग 11 बजे यहाँ हैलेट से फौती सूचना मिली थाना महाराजपुर को कि एक महिला जिसकी उम्र लगभग 35 साल है, नाम चांदनी पाल, गांव नजफगढ़ की रहने वाली है और इनके साथ इनकी 2 पुत्रियां थीं। तीनों के द्वारा पॉइजनिंग के संबंध में यहाँ पे जब बॉडी को लाया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि ये वहीं उन्नाव के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने जनता दर्शन के दौरान जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही फोन कर प्रकरणों की जांच कर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। जनता दर्शन में विकास, पुलिस, राजस्व सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी करीब 50 शिकायतें सामने आई, जिनमें से 5 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी न्यायिक अमिताभ यादव और सिटी मजिस्ट्रेट राजीव राज समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने थाना माखी क्षेत्र में जमीन और हरे पेड़ों की कटाई, सफीपुर में अवैध कब्जे, साथ ही गांधीनगर में घर के बीच से गुजर रहे विद्युत पोल को हटाने जैसे मामलों पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का गंभीरता से निस्तारण किया जाए और फरियादियों को आवश्यक परेशानी न हो। वहीं कन्नौज में पुलिस उप महानिरीक्षक हरीश चंदर ने जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। ये बैठक पड़ोसी जनपद हरदोई में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित आगमन को लेकर आयोजित की गई, जिसमें यातायात और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि यातायात व्यवस्था को पूरी तरह सुचारू और व्यवस्थित रखा जाए ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए वैकल्पिक मार्गों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, रूट डायवर्जन की योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के निर्देश दिए गए। बैठक के बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया और यातायात पुलिस समेत सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहते हुए अपने दायित्वों को जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करने के निर्देश भी दिए। वहीं पीलीभीत में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की पहल पर जिले को बड़ी सौगात मिली है। अब पीलीभीत बासमती राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में नई पहचान बनाने जा रहा है। यहां देश का दूसरा बासमती प्रशिक्षण केंद्र और पहला जैविक प्रशिक्षण केंद्र सह प्रदर्शन फार्म स्थापित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों का सीधा लाभ मिलेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत लीज डीड हस्तांतरण और संबंधित विभागों के बीच MOU होने के साथ हो गई है। इसके बाद अब निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। ये केंद्र पीलीभीत खटीमा मार्ग स्थित राज्य कृषि फार्म टांडा बीजेसी में बनाया जाएगा, जिसका निर्माण एपीडा द्वारा कराया जाएगा। तो केंद्र में किसानों को बासमती धान की उन्नत खेती, उच्च गुणवत्ता के बीज, वैधानिक तकनीक, मिट्टी प्रबंधन और निर्यात मानकों की जानकारी दी जाएगी। हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी उन्हीं के दृष्टिकोण में रखते हुए कि जो कहा जा रहा है कि किसानों की आमदनी दोगुनी की जाए, और हमें बड़ी गर्व की बात है कि आज पीलीभीत जनपद में बरखेड़ा विधानसभा जो पड़ती है वहाँ बासमती प्रशिक्षण केंद्र और सह प्रदर्शन फार्म खोला जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के योगदान से और प्रयास से भी यहाँ 7 एकड़ जमीन मिल गई है और वर्ल्ड क्लास यहाँ बासमती का केंद्र और प्रशिक्षण और बीज और जैविक खेती की सभी चीज़ों को देखते हुए ये पीलीभीत जनपद यहाँ बासमती का उत्पादन, यहाँ पानी की उपलब्धता, तमाम चीजें देखते हुए उत्तर प्रदेश में पूरे देश में दूसरा प्रशिक्षण केंद्र खुल रहा है। ये बहुत ही एपटा द्वारा, जो हमारे वाणिज्य विभाग की एक संस्था है, उसके द्वारा ये कराया जाएगा और जल्द से जल्द यहाँ के किसानों के लिए आमदनी के जरिए एक्सपोर्टर्स को आगे बढ़ाने के लिए, उत्पाद के लिए और प्रशिक्षण दिया जाएगा। बीज से लेके तमाम ऐसी चीजें होंगी जो यहाँ इस क्षेत्र में हमारे किसानों।
वहीं बदायूं के उसामा थाना क्षेत्र के गौतरा पट्टी भौनी गांव में एक मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। घर के सामने खुले में पेशाब करने से मना करना एक युवक को भारी पड़ गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने युवक को लाठी डंडों और लात घूंसों से बुरी तरह पीटा। जब उसने बचाने के लिए उसकी मां और बहू मौके पर पहुंची तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सभी घायलों का इलाज कराया जा रहा है, जबकि आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है। मामला ये है कि साहब कोई जैसे हितू रिश्तेदार आ जाए तो उन्हें शर्म ना आए जब बात की। और हमारे भाई हैं, भाभी हैं, हमारी माँ है और 4 भाई हमारे बाहर रहते हैं। ये अकेला रहता है यहाँ पे और इन लोगों ने दबा के रखा है हमारे भाई को। कौन लोग हैं ये जो दबा के रखते हैं? ये मोमदन है। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि देखो इन्हें बहाना मिले कुछ यहाँ भगाने का इन लोगों को। यहाँ से निकालना चाह रहे हैं। बहाना मिले। ये मस्जिद है हमारे घर के पीछे इनकी, तो ये चाहते हैं कि ये इनकी जगह हम ले लें और ये भाग जाएं मद्दी सब्जी लेके। इन्हें दाम पैसा दे के और भगा दें यहाँ से। अच्छा, तो ये आपकी जगह को छीन कर और ये मस्जिद का निर्माण करना चाहते हैं। हाँ। और उस दिन बात ये हुई कि जैसे कि वो पेशाब करने आए थे तो हमारी भाभी ने मना किया। तो हमारी भाभी से बोले कि देखो तेरे क्या बाप की जगह है। हमारी भाभी ने भाई से कहा जी बाहर से आया तो देखो भाई ने हमारे जा कही कि भाई तुमसे इतनी बार हम मने कर चुके हैं कि पेशाब क्यों करते हो यहाँ पे। तो भाई से भी उल्टे सीधे बोलने लगे और भाई ने भी 1-2 बात कह दी। तो इतनी बात पे ये सब सारे मार। उधर पीलीभीत जनपद के कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र के कड़ैया नवादा गांव में दीवार खिसकने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। गाली गलौज का विरोध करने पर दबंगों ने हमला कर दिया और जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि झगड़े के दौरान महिला सहित 2 युवकों के सिर पर प्रहार किया गया, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए और लहूलुहान हालत में गिर पड़े। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पीड़ित पक्ष ने थाना जहानाबाद पुलिस से शिकायत की है। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।